पिछले लेक्चर में हम लोग जो नंबर सिस्टम का जो जितना भी नंबर टाइप होता है, जितना भी संख्या होता है, उन संख्या के बारे में हमने पढ़ चुका था। ये क्लास 10 का मैथ है, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसी का भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। रियल नंबर इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका होगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। इससे सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। देखो ये यूक्लिड एक वैज्ञानिक है। इन्होंने एक बात बोला है कि अगर दो धनात्मक संख्या ई और बी के लिए इन्होंने बात बोला है कि दो धनात्मक संख्या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। दो धनात्मक संख्या, कोई भी संख्या दो धनात्मक संख्या लेना चाहिए। यहाँ पे बोला है धनात्मक, तो हम मान लेते फिलहाल के लिए ए और बी, ये दोनों क्या है, दोनों धनात्मक संख्या है। इसके लिए इन्होंने बोला है ए बराबर बी की प्लस आर। बस इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी की प्लस आर को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। आइए ध्यान रखना कि ए और बी दोनों क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, तभी जाके ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। इसमें ए हमारा होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, और यहाँ पर बी होता है भाजक, क्यू होता है शेष भागफल, और यहाँ पर आर जो होता है वो होता है हमारा शेषफल। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आर होगा ये हमेशा 0 के बराबर या इससे बड़ा होगा, और हमेशा बी से छोटा होगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा कि जो आर होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और बी से छोटा होगा हमेशा। ये जो बी है इससे हमेशा छोटा रहेगा। इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मेथड से हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि बोले हिंदी में बोले तो इसका मौसा निकालते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछ लेता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं। ऑप्शन देता है मौसा, लौसा, दोनों, कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना कि इससे हम केवल मौसा निकालते हैं। अभी इसका एक दो सवाल अभी देखेंगे कि कैसे मौसा निकालते हैं। जैसे मान लो कि चलो कि यहाँ पे कोई दो संख्या दे दिया, मान लो कि यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ पे दे दिया 5। तो इसमें जो बड़ी संख्या होगा, यहाँ पर दो संख्या दे दे, 3 संख्या दे, उससे हमको मतलब नहीं है। फिलहाल ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आएगा तो इसमें दो ही संख्या देगा, क्योंकि दो धनात्मक संख्या के लिए लागू होता है। तो इसमें जो बड़ी संख्या उसको हम मान लेंगे ए बराबर 5, और जो छोटी संख्या होगा उसको हम मान लेंगे बी बराबर 3। और बोलेगा कि इसका मौसा निकालिए, एचसीएफ निकालिए। हम इसका मौसा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और मौसा इसका निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है हमारा फॉर्मूला जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आता है। इसमें एक जगह पर हमने माना है 5, तो एक जगह पर यहाँ पर 5 मान लिए बराबर, और बी की जगह पर हमने 3 माना है, यहाँ पर बी की जगह पर 3 आ गया। और गुणे, यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। दो संख्या गुणा में है, इसलिए यहाँ पर कुछ साइन नहीं दिया गया है। 3, अब 3 में कितना संख्या से गुणा करें कि इसके बराबर आ जाए चाहे इसके आसपास आ जाए। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 6, इससे ज्यादा आ जा रहा, तो हमको कभी भी इस संख्या से, यहाँ पर कोई संख्या से गुणा करेंगे इस संख्या में तो इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 1 से गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, और फिर इस 3 को इन दोनों संख्या को गुणा करना है, उसके बाद से इसमें से घटाना है। तो 3 एकम 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पर प्लस करके 2 कर देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमको जब तक ये बार बार प्रोसेस, यानी इस फार्मूला का बार बार यूज करना है जब तक यहाँ पर आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। जब आर का वैल्यू 0 आ जाएगा तो जो यहाँ पर बी का वैल्यू होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ वही बन जाएगा, एचसीएफ।
तो फिलहाल के लिए इस प्रोसेस को फिर से एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ से फिर ये जो बी है वो ए बन जाएगा, यानी कि ए बराबर 3, और जो आर बचेगा, आर को हम ला लेंगे यहाँ पर बी की जगह पर 2, और गुणे, और फिर 2 में क्या गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि इसके आसपास आ जाए। 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो हमको इससे ज्यादा कभी नहीं लेना, इससे कम ही लेना है या इसके आसपास हो जाए। तो हम यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि इसके आसपास आ जा रहा है। शेष कितना बचेगा 1, ठीक है। और फिर इस बी वाला अभी भी आर 0 नहीं हुआ, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हमको हमेशा आर बराबर 0 लाना है, क्योंकि एचएफ निकालने के लिए लास्ट में 0 आना पड़ेगा आर को। तो फिलहाल इस प्रोसेस को फिर से एक बार और रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर जो बी का वैल्यू है वो ए का वैल्यू बन जाएगा, यह आ जाएगा 2 यहाँ पे, अब बराबर जो आर का वैल्यू है वो आ जाएगा बी की जगह पर 1। अब इस संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, इसमें से घटाएंगे यानी कि शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, यानी कि आर बराबर 0 हो गया तो जो बी का वैल्यू रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। जब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, जब तक यहाँ पर आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाए। एक बार आर का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पर बी का वैल्यू 0 आएगा। बी का वैल्यू हमको ये वाला क्यू का वैल्यू नहीं देखना और ए का वैल्यू नहीं देखना, हमको सिर्फ देखना है बी का वैल्यू। तो बी का जो वैल्यू रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसके बाद से एक और सवाल देख लेते हैं। इधर एक और सवाल देख लेते हैं। मान के चलो क्या कि अगर बड़ा संख्या देते हैं, ये तो छोटा संख्या है, मान के चलो यहाँ पे 12 दे दिया कि 50 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 155। इस संख्या का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करके। तो देखिए इसका कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर बी की प्लस आर। हम जानते हैं जो संख्या बड़ा होगा उस संख्या को हम क्या मानेंगे ए, हम इस संख्या को मान लेंगे ए, 155 को ए मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे बी 50 को। एक जगह पर कितना जगह 155 बराबर बी की जगह पर 50 मान लिया। अब 50 में किस संख्या से गुणा करें कि इसके आसपास आ जाए, तो हम 3 से गुणा करेंगे तो 150, 50 से 150 इसके आसपास आ जा रहा है, यानी कि 150, यानी कि यहाँ पर 5 शेष बच जाएगा। तो शेष को यहाँ पर लिख देंगे और फिर कहेंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब बराबर है, यहाँ पर काट दे, इसका मतलब बराबर नहीं है, आर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है नहीं है। तो फिर से इस प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे। तो जो बी का वैल्यू है वो ए पर आ जाएगा 50 और बराबर जो आर का वैल्यू है वो बी की जगह पर आ जाएगा ये 5। अब 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि 50 को 50 में से घटाएंगे तो 0, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि आर बराबर 0, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बोलो या फिर मौसा बोलो, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो बी का वैल्यू होता है, बी का वैल्यू क्या है 5, तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अगला कंसेप्ट हमारा है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद से उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसको समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना में दिया है तो इसको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है और बता दिया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 9th क्लास में आप लोग खूब प्रमेय पढ़े होंगे, जिसमें प्रमेय क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसको दोबारा सिद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं होता है, ये पहले से सिद्ध कर चुका होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को चाहे तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या को और यहाँ पर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब संख्या क्या होता है इसका पहले पार्ट में पढ़ा दिया गया है। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, जो अद्वितीय होता है, जो अद्वितीय होता है, जो अद्वितीय होता है, इसको समझते हैं। बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या जानते हो कि जिसका गुणनखंड करने पर दो से अधिक संख्या है उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, इसके गुणनखंड में 3 संख्या रहा, ये हमारा भाज्य संख्या का। अब बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, यहाँ पर ध्यान देना, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको कैसे व्यक्त करते हैं देखना, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये दोनों दो क्या है, तो हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। ये जो दोनों दो संख्या है ना, ये हमेशा अद्वितीय होता है। जैसे यहाँ पर 9 ले लेंगे, 9 लेंगे तो क्या, 3 गुणे 3, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 15 ले लो, 15 में क्या होगा, 3 गुणे 5, दोनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। बस इस प्रमेय का मतलब यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब यही है, और कुछ इसका खास ज्यादा यूज नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं उसको बतला देता हूँ, इसको थोड़ा सीरियस करके। दशमलव प्रसार, इससे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेता है, इसलिए सोचा कि बता देता हूँ। देखो, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा शांत और दूसरा होता है अशांत। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। यहाँ पर ध्यान देना है, जो शांत होता है, जिस दशमलव प्रसार शांत होता है, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो शांत होगा वो हमारा प्रत्येक शांत दशमलव वाला परमेय संख्या होगा, यानी कि आप लिखेंगे परमेय संख्या होता है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा उसको हम बोलेंगे परमेय संख्या, ध्यान रखना है। यहाँ पर अशांत में आएंगे तो अशांत 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, मतलब कि रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग ऐसे खींचा रहता है। जैसे कि कोई संख्या 1.5 पर ऐसे रेकरिंग दे दिया, या फिर 1.555 ऐसे डायरेक्ट कर दे, इंफिनिटी तक जाए, इसी को बोलते हैं अशांत आवर्ती। दूसरा इसमें होता है अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। इसमें क्या होता है कि देखना कि इसमें कोई संख्या लेगा 1.52, इसमें एक किसी संख्या को पकड़ेगा, यानी पहले वाली संख्या को पकड़ेगा, अगली बार इससे डबल करते जाएगा, इससे 1 बढ़ाता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर डबल 5, फिर 2, फिर यहाँ पर ट्रिपल 5 आ जाएगा, फिर 2 डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। हम यहाँ पर ध्यान देना कि जो अशांत आवर्ती संख्या होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इस पर सवाल पूछता है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है कि कोई संख्या दे देगा, आप पूछेगा उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट जान लो कि कोई संख्या यहाँ पर दे दिया, मान लो 8/10, आप पूछा कि संख्या शांत है क्या अशांत है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि इस 10, ये इस ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो इसको हर को देखना है, इसके हर को लेना है, और इसमें देखना है कि क्या है इसमें 2 और 5 दोनों हैं, या फिर 2 है या फिर 5 है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। इन दोनों के अलावा अगर कोई संख्या आ गया है, जैसे कि 2 भी है या 5 भी है और इसके साथ 3 आ गया, तो वो हमारा शांत नहीं होगा, वो हो जाएगा अशांत। अगर केवल 2 आ रहा है तो होगा शांत, अगर केवल 5 आ रहा है तो होगा शांत, अगर दोनों आ जा रहा है तो भी होगा शांत। इतना ध्यान रखना, अगर इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जा रहा है, ये भी संख्या आ रहा है और इसके अलावा भी दूसरा संख्या आ रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, उसका हो जाएगा अशांत। जैसे कि यहाँ पर 8/10 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 में क्या करेंगे, 10 में 2 भी आएगा, 5 आएगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगा, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत हो जाएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी सीख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई संख्या n, प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या प्राकृत संख्या दिया गया है, कभी कभी पूछ लेता है कि e का पावर n 0 पर समाप्त होगा,
a का पावर n शून्य पर समाप्त होगा जब इसका एक कंडीशन है कि अगर a का गुणनखंड में a के गुणनखंड में 2 और 5 ध्यान देना, 2 और 5 दोनों उपस्थित हो a के गुणनखंड में, इस संख्या का गुणनखंड करके यहाँ पर कोई संख्या देगा और यहाँ पे n क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होगा जहाँ इंफिनिटी जाएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि यहाँ मान के चलो 5 का पावर दे दिया 25 दे दिया, तो इतना बड़ा हम कैलकुलेशन करने थोड़ी जाएंगे, उसका लास्ट संख्या बताना है कि शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, कि मतलब गुणा करने पर जो लास्ट वाला पॉइंट संख्या आएगा उस जीरो आएगा कि दूसरा कोई आएगा। तो जीरो लास्ट वाला तभी आएगा जब ए वाला इस ए यहाँ पे 5 है, तो 5 के देखेंगे उसका गुणनखंड करने के उसमें 2 और 5 दोनों आएगा, तभी जाके क्या होगा, इसका मतलब कि अंतिम संख्या शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर केवल 5 दे रहा, तो इसका शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगर यहाँ पे दूसरा सवाल लेंगे, जैसे यहाँ पर सवाल ले लेते हैं कि 10 लेते हैं, 10 पर दे दिया 1001 दे दिया, अब बोला कि क्या ये शून्य पर समाप्त होगा, तो इस शून्य पर समाप्त होने के लिए कंडीशन है कि इस ए वाले की संख्या जो यहाँ पर नीचे दिया इस संख्या को देखेंगे क्या इसमें 2 और 5 दोनों है कि नहीं, यहाँ इसमें दोनों 2 और 5 दोनों है, इसका और कोई संख्या नहीं होना चाहिए, 2 और 5 दोनों है। यहाँ पर कर देंगे 1001, यानी कि इसके लास्ट में यानी कि 10 को 1001 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा शून्य ही आएगा। इसका अलावा कोई और संख्या लेना चाहोगे तो ले लो, जैसे कि 2 और 5 उसमें होना चाहिए, तभी जाके उसका अंतिम संख्या शून्य पर समाप्त होगा। ऑलमोस्ट लगभग अधिकांश कॉन्सेप्ट इसमें डिटेल में पढ़ा दिए गए हैं, पहला चैप्टर का जितना थ्योरी हो सबको बता दिया गया है। अगर कुछ छूटा होगा तो क्वेश्चन कराया जाएगा, तो उसमें आप लोग को डील करा दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहता है, और अगले वाले वीडियो में आएगा तो उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वैसे क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है।